भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है और इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना। सेटा से भारत को निर्यात के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के सामान पर जीरो टैरिफ होने से ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे निर्यात तेजी से बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, समझौता लागू होने से भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत की वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, एमएसएमई, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को 5 साल तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देकर साझेदारी को और मजबूत करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऐसे समझौते कर रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, वैश्विक अवसरों का विस्तार करते हैं और विकसित भारत के विजन में योगदान देते हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइन को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने से निर्यात बढ़ेगा, उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत ब्रिटेन के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय पेशेवरों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी लागू होने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रस्तावित समझौते से बाजार पहुंच, निवेश, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में अदालत से 14 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को जिला कारागार से पुलिस लाइन लाया गया। यहां दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया। दोनों आरोपियों से एसओजी कार्यालय में दोनों से गहन पूछताछ होगी। पुलिस पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों को उन स्थानों पर भी ले जाएगी जहां कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का बंटवारा किया जाता था। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज की घोषणा केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और श्रम क्षेत्रों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 19 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, वन मंजूरी और विभागों के बीच तालमेल से जुड़ी समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया गया। वहीं काम में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने का भी प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने खेती को मजबूत करने के लिए कई कदमों की घोषणा की और कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को तेजी देंगे। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने तृणमूल कांग्रेस में टूट का दावा करते हुए कहा कि पार्टी में बिखराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अब न सांसद हैं, न विधायक और न ही कार्यकर्ता। उद्धव ठाकरे गुट से अलग होकर शिवसेना के साथ आए 6 सांसदों ने देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बात की भी चर्चा है कि एनसीपी पवार गुट से बीजेपी नेताओं की बातचीत चल रही है, जिसके चलते 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए की ताकत में इजाफे की है उम्मीद।
पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी हाईकमान ने सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने बागी गुट के नेताओं को 16 और 17 जुलाई को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया। सूत्रों के अनुसार पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने सोमवार को बागी गुट की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब कांग्रेस के हालात पर चर्चा की। इस पर आज फिर से मंथन होगा। सूत्रों के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी गुट भूपेश बघेल से नाराज है। चन्नी गुट अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायी गौरव यात्रा पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम कार्यक्रम में 75 वर्षों की विधायी यात्रा कानूनों और जनप्रतिनिधियों के अनुभवों पर चर्चा हो रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 देशों की 11 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। उन्होंने बेल्जियम का दौरा कर यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजल क्लास के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने सुरक्षित समुद्री व्यापार के महत्व पर बात की और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्लैंडर्स क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की और कहा कि भारत EU FTA ने बेल्जियम के साथ भारत के सहयोग के लिए कई तरह की संभावनाएं पैदा की हैं। भारत हैदराबाद में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास में सहयोग और सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग जैसे प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इससे पहले हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, जिम्मेदार नवाचार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर आधारित श्रमिक केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग के तहत एक अहम प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता साफ होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है, जिससे भारत को परमाणु ईंधन की स्थिर आपूर्ति मिल सकेगी। ऐसे में ये समझौता भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख की मशहूर खुबानियां अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आज 5 मीट्रिक टन खुबानियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भेजी गई है। इस पहल से किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ साथ लद्दाख की खुबानियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। हलमन खुबानी की पहली खेप को UAE रवाना करने से पहले लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर कर्नाटक में सूखे जैसे हालात को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कल से शुरू होने वाली इस पावन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में है बेहद उत्साह। आज भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र के रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ दर्पदलन को रथ खला से श्री मंदिर के सामने लाया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए किए हैं व्यापक इंतजाम। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश, आंधी और लू का अलर्ट जारी किया है। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई एक इलाकों में भारी बारिश का है अनुमान। वहीं अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका।
दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों में गर्म और उमस भरे मौसम का भी पूर्वानुमान। असम के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। असम में सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां पर 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में 1,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय में 23 जुलाई तक वॉकिंग विद लेगेसी प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें पहली बार संग्रहालय के रिजर्व कलेक्शन की दुर्लभ वॉकिंग स्टिक्स और बैटन्स आम जनता के लिए प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में रोजवुड, सागौन, शीशम और बांस जैसी लकड़ियों से बनी छड़ियों को प्रदर्शित किया गया है और जिन पर हाथी दांत, चांदी, पीतल और सोने की कलात्मक सजावट। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के लंबे स्पेस मिशन पर रवाना हुए हैं। अनिल मेनन के साथ 2 और रूसी अंतरिक्ष यात्री कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। अनिल मेनन अंतरिक्ष में कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनका मकसद भविष्य में डीप स्पेस की खोज करने के लिए इंसानों को तैयार करना और ऐसी तकनीकों को आगे बढ़ाना है जिनसे पृथ्वी पर लोगों को हो सके फायदा। वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतकों के बीच भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 377 अंक और निफ्टी 116 अंक चढ़ा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना करीब 0.43% और चांदी 0.27% तक फिसली। आज शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 96.11 पर पहुंचा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पहली बार 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया कारोबार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विभाग का राजस्व 4,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 22% अधिक। HPCL ने देश भर में 3500 से अधिक का निरीक्षण और परीक्षण के बाद कहा कि पेट्रोल में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी किसी भी गंभीर अनियमितता का एक भी मामला सामने नहीं आया। HPCL के मुताबिक सभी ईंधन नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए और ग्राहकों को शुद्ध और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए निगरानी अभियान जारी रहेगा। पुराने कपड़ों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए DMRC ने दिल्ली सरकार और रिसाइकलिंग संस्थाओं के साथ समझौता किया। अभियान का उद्देश्य पुराने और उपयोग किए गए कपड़ों को लैंडफिल में जाने से रोकना, टेक्सटाइल कचरे को कम करना और रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग के माध्यम से सर्कुलर व्यवस्था को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। RBI के अनुसार मई 2026 में भारतीय कंपनियों के एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव करीब 26% बढ़कर $4.5 अरब के पार पहुंचे। केंद्र सरकार के अनुसार उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत MSME की संख्या 8,90,00,000 के पार पहुंची। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म छोटे कारोबारों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 7,74,000 करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 16% बढ़कर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार के अनुसार कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट कर संग्रह में बढ़ोतरी से वृद्धि दर्ज। वैश्विक खाद्य मानकों के क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी सफलता। जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 49वें सत्र में भारत की अगुवाई में तैयार 7 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को मंजूरी मिली। वहीं काजू की गिरी के लिए नया वैश्विक मानक तैयार करने के भारत के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इससे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार और मानक निर्धारण में
भारत की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार अडानी ग्रुप पहली बार भारत के टॉप 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड्स में शामिल हुआ, तो वहीं अडानी पावर देश की सबसे मूल्यवान ऊर्जा ब्रांड बनकर उभरी। केंद्र सरकार के अनुसार अप्रैल 2026 में सेवा क्षेत्र के 19 में से 14 उप क्षेत्रों ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आईएसपी के अनुसार आवास और खान पान, खुदरा व्यापार और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में सबसे तेज बढ़त देखने को मिली, जो सेवा क्षेत्र में मजबूत गतिविधियों को दर्शाती है। इंडियन गैस एक्सचेंज ने आईपीओ लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए। आईजीएक्स देश का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने का किया ऐलान। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफारी से मुलाकात। दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम नाडो ने साउथ कैरोलिना की सीनेट सीट के लिए अस्थायी रूप से शपथ ली। डार्लिन ग्राहम को रिपब्लिकन गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने जनवरी तक के लिए नियुक्त किया। इसके साथ ही सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का 53-47 का बहुमत बरकरार रहेगा। इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने वॉशिंगटन दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेस से मुलाकात। इस दौरान जैदी ने इराक के तेल, गैस और बिजली क्षेत्र में बड़े अमेरिकी निवेश की मांग की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने डेलाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने वाला बिल भारी बहुमत से पारित किया। बिल के कानून बनने पर अमेरिका में साल में 2 बार घड़ी बदलने की परंपरा खत्म हो जाएगी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अल्काट्राज द्वीप के पास 19 लोगों को ले जा रही एक पॉन्टून नाव आग लगने के बाद पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लापता। हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए कई एजेंसियां संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रही हैं। क्यूबा का नेशनल पावर ग्रिड 9 दिनों में तीसरी बार पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे पूरे देश में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। लगातार बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ी। क्यूबा के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पुराना बिजली ढांचा और तेल आपूर्ति में कमी इस संकट की बड़ी वजह है। वहीं इस कारण कई जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। नेपाल की एक अदालत ने भूटानी शरणार्थी घोटाले में पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी को 4 साल और पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को 2 साल की सजा सुनाई। दोनों पर नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका भेजने की साजिश में शामिल होने का है आरोप। वहीं राय माझी अब फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। चिली में भारी बारिश की आशंका के बीच सरकार ने 10 क्षेत्रों में एहतियाती इमरजेंसी घोषित की। 19 जुलाई तक कई इलाकों में तेज बारिश की है आशंका। चिली सरकार ने लोगों को सतर्क रहने, इमरजेंसी किट तैयार रखने और कई इलाकों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया। फीफा विश्व कप 2026 में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुकाबले में स्पेन की ओर से मिकेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया, जबकि दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने 58वें मिनट में शानदार गोल दागकर टीम की जीत लगभग तय कर दी। मैच में फ्रांस को कुछ अवसर जरूर मिले, लेकिन टीम उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। स्पेन के गोलकीपर और डिफेंस ने फ्रांस के हर हमले को सफलतापूर्वक विफल किया। स्पेन की जीत पर मैड्रिड के फैन जोन में स्पेनिश प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना होगा इंग्लैंड से। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम 1966 के बाद पहली बार विश्व कप खिताबी मुकाबले में जगह बनाना चाहेगी।
फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल से पहले अटलांटा में अर्जेंटीना के सैकड़ों प्रशंसकों ने पारंपरिक बांदेराजो आयोजन में भाग लिया। भारत ने इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए, साथ ही बल्ले से कमाल करते हुए नाबाद 57 रन बनाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की पारी खेली। दूसरा वनडे गुरुवार को खेला जाएगा। राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए प्रतियोगिता के मस्कॉट का अनावरण किया गया। मस्कॉट अनावरण के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में खेल मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए तैयार है। आने वाले समय में इस प्रकार के और भी कई टूर्नामेंट का होगा आयोजन। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।